18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। न्यूज 18 इंडिया को मूसेवाला हत्याकांड से जुड़ा एक सनसनीखेज फोन कॉल हाथ लग गया है। फोन कॉल को लेकर यह दावा किया जा रहा है कि मूसेवाला की हत्या के ठीक बाद वारदात की पूरी जानकारी लॉरेंस बिश्नोई को फोन के जरिए दी गई थी और इस कथित ऑडियो में एक शख्स जेल में मौजूद लॉरेंस के किसी करीबी को फोन मिलाता है, जिसके बाद उस शख्स की मूसेवाला की हत्या को लेकर लॉरेंस से कोड वर्ड में बात होती है। 56 सेकंड की इस बातचीत को मूसेवाला केस का सबसे बड़ा और नया सबूत माना जा रहा है। क्या है इस 56 सेकंड फोन कॉल में, आपको आइए सुनवाते हैं। हालांकि न्यूज 18 ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। हेलो 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 हेलो। हाँ जी जी बोलिए। बात हो सकती है? हाँ बिल्कुल हो सकती है। करवाना ही जरूरी है। डॉक्टर भाई है? हाँ जी, एक मिनट। हाँ थोड़ा जल्दी बता। ऐसी लगे होल्ड पे चलो लाइव स्पीकर ऑन करें। गोल्डन लाइफ फोन मेरी गल सुन। बहुत बहुत मुबारक भरा नु। ठीक हो? ठीक हो? हाँ मैं ठीक है। ठीक मैं ज्ञानी चढ़ाता गड्डी। है ज्ञानी चढ़ाता गड्डी। की करता? मैं ज्ञानी चढ़ाता गड्डी उससे वाला मारता। मारता मारता मारता। ओके चलो। तो लॉरेंस और कॉलर के बीच की ये बातचीत आपने सुनी, जिसमें लॉरेंस को वो बताता है कि किस तरह से मूसेवाला को मार दिया गया है। पहले लॉरेंस बिश्नोई को ये बात समझ नहीं आती, वो दोबारा पूछता है क्या क्या कहा तुमने, तो फिर वो बात दोहराता है पंजाबी भाषा में कि हाँ मार दिया मूसेवाला को। एक बार फिर से इस ऑडियो को सुनवाते हैं आपको। हेलो 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 हेलो। हाँ जी जी बोलिए। बात हो सकती है? हाँ बिल्कुल हो सकती है। करवाना ही जरूरी है। डॉक्टर भाई है? हाँ जी, एक मिनट। हाँ थोड़ा जल्दी बता। ऐसी लगे होल्ड पे चलो लाइव स्पीकर ऑन करें। गोल्डन लाइफ फोन मेरी गल सुन। बहुत बहुत मुबारक भरा नु। ठीक हो? ठीक हो? हाँ मैं ठीक है। ठीक मैं ज्ञानी चढ़ाता गड्डी। है ज्ञानी चढ़ाता गड्डी। की करता? मैं ज्ञानी चढ़ाता गड्डी उससे वाला मारता। मारता मारता मारता। ओके चलो। और आइए एनकाउंटर की इनसाइड स्टोरी अब आपको बताते हैं। मूसेवाला हत्याकांड के 2 आरोपियों को पाकिस्तान की सीमा से महज चंद किलोमीटर की दूरी पर मार गिराया गया। करीब 5.5 घंटे तक चले इस ऑपरेशन में कई बेहद चौंकाने वाली बातें सामने आई। न्यूज 18 इंडिया अपनी सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में एनकाउंटर की वो सनसनीखेज खबर दिखाने जा रहा है जो अभी तक आपने नहीं देखी होगी। देखिए रिपोर्ट। मूसेवाला के हत्यारों के एनकाउंटर की एक जानकारी। किन किन हथियारों से पुलिस पर बोला गया हमला, कैसे एनकाउंटर के बीच बुलेट प्रूफ कवच बना मोबाइल, कैसे भुना गया रूपा और मन्नू की मौत का चक्रव्यूह। न्यूज 18 इंडिया सुपर एक्सक्लूसिव। जगरू रूपा और मनप्रीत मन्नू के एनकाउंटर के बाद कई सवाल कौतूहल बनकर घूम रहे हैं। मसलन आरोपियों के छिपे होने की सूचना कैसे मिली, कैसे आरोपियों को खाली पड़े मकान की भनक लगी, कैसे आरोपियों के पास AK-47 जैसा हथियार पहुंचा, कैसे दोनों के खिलाफ मौत का जाल बुना गया, कितने लोग एनकाउंटर वाली टीम में शामिल थे, कैसे एक मोबाइल से पुलिस वाले की जान बची। ऐसे ही तमाम सवालों के जवाब हम आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाने जा रहे हैं, क्योंकि न्यूज 18 इंडिया ने ऑपरेशन गैंगस्टर को अंजाम देने वाले सबसे अहम किरदार DCP MS भुल्लर से बात की है, जिन्होंने एनकाउंटर से जुड़ा एक सच बयां किया है। जब हमारी AGTF की टीम और मानसा पुलिस की टीम ने
ज्वाइंटली इनको इसमें हमारे अमृतसर कमिश्नर पुलिस के भी 2 ऑफिसर्स थे। इनको जब उन्होंने कॉर्डन कर लिया था, रेड के लिए अंदर गया तो उन्होंने पहले फायरिंग शुरू कर दी, जो हमारे एक लड़के के टांग में गोली लगी और उससे वो जख्मी हो गया। तो हमारे एक ऑफिसर ने हमें कॉल की, तो उसके बाद हमने रश किया उस तरफ। तो मेरे साथ एक एसपी थे, हम इकट्ठे बैठे हुए थे, तो हमने जाकर इमीडिएटली जब उस जगह के ऊपर पहुंचने की कोशिश की तो उन्होंने हमारे ऊपर भी फायरिंग की। जो हम वहीं गाड़ियों की ओट लेकर हम वहाँ पे छिप गए और वहाँ से हमने फायरिंग शुरू कर दी। तो ये तकरीबन 11 बजे शुरू हुआ। 11:45 के करीब हमने सारी तरफ से इनको कॉर्डन कर लिया था और 4:30 बजे तक जो ये सारा जो है इनकाउंटर है, हमारा लाइव इनकाउंटर ये चला। इसी के बाद टीम ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मोर्चा संभाल लिया। बताया जा रहा है कि एनकाउंटर स्पॉट पर सबसे पहले एसआईटी के अभिनव राणा, वीरेंद्र नागरा, विक्रम बराड़ और प्रीतपाल सिंह पहुंचे थे, जिन्हें देखते ही शूटरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी थी। इसी के बाद डीसीपी भुल्लर और एसपी तेजवीर अपनी फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए और फिर देखते ही देखते 300 से ज्यादा जवानों ने उस घर को घेर लिया जिस घर में आरोपी छिपे हुए थे। करीब 30 से 35 लोग थे एजीटीएफ और मानसा के और हमारे कमिश्नरेट पुलिस के। उसके बाद जब हमने चारों तरफ से कॉर्डन किया तो तकरीबन हमारे 350-400 पुलिस ऑफिसर थे। जगरूप रूपा और मनप्रीत मन्नू लगातार छत से छिप कर हमला कर रहे थे, लेकिन इतनी भारी फौज के आगे उनके हर मंसूबे धरे के धरे रह गए। बताया जाता है कि इस एनकाउंटर में पुलिस की गोलियों का पहला शिकार जगरूप रूपा हुआ। उसके बाद कुख्यात शूटर मनप्रीत मन्नू ने अपनी AK-47 और जगरूप रूपा के हथियारों से भी फायरिंग शुरू कर दी। एक्चुअली जब फायरिंग आ रही थी तो सबसे पहले एजीटीएफ को उन्होंने फायर किया, लेकिन हम ये नहीं बता सकते, दोनों ने इक्वली फायर किया है। जो हमने लास्ट में देखे थे, दोनों पिस्टल जो है मन्नू के पास पड़े थे और असाल्ट भी। और AK-47 सर मन्नू के पास से मिली है, क्योंकि जो पहले दूसरा लड़का था वो पहले उसकी डेथ हो चुकी थी, तो उसके वो हथियार उठाकर वो भी उसी के ऊपर रूपा की पहले सर। हाँ, रूपा की पहले डेथ हो चुकी थी और उसके जो आर्म्स हैं वो उठाकर वो हमारे ऊपर फायर कर रहा था। लेकिन इस दौरान सबसे ज्यादा चौंकाने वाली वो तस्वीर थी जिसमें किसी एक आरोपी की गोली से एक पुलिस वाले की जान भी जा सकती थी, लेकिन वो गोली सीधे सीने में न लगकर उस मोबाइल में जा लगी जो उनकी जेब में रखा हुआ था। तो हमारे पीछे डीसीपी इन्वेस्टिगेशन थे, उनके गनमैन जब गाड़ी से उतरने लगे तो वो एक आड़ लेकर एक सर्कल में से फायर कर रहा था। जो जैसे ही वो नीचे उतरा तो उसके यहाँ पे छाती के ऊपर गोली लगी और लकीली परमात्मा की तरफ से एक तो दूरी थोड़ी ज़्यादा सी 250 मीटर तक हम बैठे थे, दूसरा उसके यहाँ पे मोबाइल था, तो मोबाइल में गोली लगने के कारण उसको चोट कम आई और ही इज आउट ऑफ डेंजर। जानकारी के मुताबिक आरोपियों ने अपने छिपने के लिए एक ऐसा घर चुना था जहां कई सालों से कोई नहीं रह रहा था। इसी घर की छत पर बने कमरे से दोनों आरोपी पुलिस पर फायरिंग कर रहे थे। हालांकि पुलिस बार बार आरोपियों से सरेंडर की अपील भी कर रही थी, लेकिन पुलिस की अपील का दोनों पर कोई असर नहीं हुआ, जिसका नतीजा ये हुआ कि दोनों आरोपियों को गोली से छलनी कर दिया गया। उन्होंने बहुत कोशिश की, हमारे एसपी जगराज सिंह है, उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने हमारी एक नहीं सुनी और क्रॉस फायरिंग करते रहे। काफ़ी बार हमने कोशिश की है, इसीलिए इसको इतना टाइम लग गया। फिलहाल पुलिस अब इस मामले में कुछ और बेहद अहम कड़ियों को सुलझाने की कोशिश में जुटी है। मूसेवाला हत्याकांड की साजिश के पीछे कितने और किरदार बाकी हैं, इस रहस्य से पर्दा उठना अभी इसका इंतजार करना होगा। लेकिन इसी बीच मूसेवाला के पिता को भी धमकी मिलने की खबर आ रही है। खुद मूसेवाला के पिता ने इस बात का दावा किया है कि उन्हें लगातार पाकिस्तान से जानलेवा धमकी भरे कॉल आ रहे हैं और इतना ही नहीं, सोशल मीडिया के जरिए भी उन्हें धमकाया जा रहा है। मूसेवाला के पिता की पुलिस से इस बात को लेकर उन्होंने शिकायत भी की है। लेकिन इस बीच आप देखिए ये सिलसिलेवार घटनाक्रम, जिस दिन एनकाउंटर हुआ उन शार्प शूटर्स का, उसके अगले दिन ही सोशल प्लेटफॉर्म से लेकर फोन के जरिए सिद्धू मूसेवाला के पिता को धमकी मिल रही है। मूसेवाला के पिता को जानलेवा धमकी। पाकिस्तान से आए
धमकी भरे कॉल। खतरे में मूसेवाला के पिता की जान। मूसेवाला के हत्यारों का टारगेट डैडी। क्या मूसेवाला की हत्या की साजिश को अंजाम तक पहुंचाने वाले इस एनकाउंटर से तिलमिला उठे? क्या पाकिस्तान में बैठे साजिश के सूत्रधार अब मूसेवाला के पिता की हत्या करना चाहते थे? क्या लॉरेंस बिश्नोई के इशारे पर अब पाकिस्तान की तरफ से मूसेवाला के डैडी को टारगेट किया जा रहा है? ये सवाल नहीं बल्कि ऐसी हकीकत है जिसका सामना इस वक्त मूसेवाला के पिता कर रहे हैं। अपने बेटे की हत्या के बाद से इंसाफ की आस लगाए पिता ने भी खुद को धमकी मिलने का दावा किया है। चौंकाने वाली बात ये कि उन्हें जो धमकियां दी जा रही हैं, उसके तार पाकिस्तान से जुड़ते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मूसेवाला के पिता ने भी साफ कर दिया है कि इंसाफ की इस लंबी लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने के लिए वो किसी से डर के बैठने वाले नहीं हैं। लड़ाई बहुत लंबी है। मूसेवाला के पिता का दावा है कि उन्हें पाकिस्तान के नंबरों से लगातार धमकी भरे फोन आ रहे हैं। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया के जरिए भी उन्हें धमकी दी जा रही है। दावा है कि मूसेवाला के पिता को धमकाने वाले इंस्टाग्राम का सहारा ले रहे हैं। सिद्धू मूसेवाला के पिता ने बताया कि हाल ही में आरोपियों ने इंस्टाग्राम पर धमकी भरी एक पोस्ट भी की, जिसके जरिए सिद्धू मूसेवाला के पिता को धमकी दी गई कि वो अपनी जान से हाथ धो बैठने के लिए तैयार रहें। इस पोस्ट के बाद आरोपियों की सिद्धू मूसेवाला के एक दोस्त से इंस्टाग्राम पर बातचीत भी हुई, जिसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई। चैट के इन्हीं स्क्रीनशॉट से पता चलता है कि आरोपी सिद्धू मूसेवाला के पिता के जान के दुश्मन बने हुए हैं। बातचीत के दौरान भी उन्होंने धमकी दी कि अगला नंबर सिद्धू मूसेवाला के पिता का होने वाला है। सिद्धू मूसेवाला के पिता का कहना है कि धमकी भरे मैसेज और फोन कॉल्स उन्हें विदेश से आ रहे हैं। सवाल उठ रहा है कि क्या मूसेवाला हत्याकांड को अंजाम तक पहुंचाने वाले सरहद पार भी बैठे हैं, क्योंकि वारदात के जिन दो आरोपियों का एनकाउंटर किया गया है वो आरोपी भी पाकिस्तान ही भागने की फिराक में थे। इतना ही नहीं, दावा तो ये भी किया जा रहा है कि कनाडा में छिपे आरोपी गोल्डी बराड़ की सलाह के बाद ही जगरूप रूपा और मनप्रीत मन्नू पाकिस्तान जाने की तैयारी कर रहे थे। यही वजह है कि अब जबकि मूसेवाला के पिता ने भी पाकिस्तान से धमकी मिलने का दावा किया है, तो इस केस की कड़ियां और उलझ गई हैं, जिन्हें सुलझाना पुलिस के लिए किसी नई चुनौती से कम नहीं है। और अब वो खबर जिसके बारे में आज बात करना बहुत जरूरी है। राजस्थान के भरतपुर में आत्मदाह की कोशिश करने वाले संत विजय दास की हालत नाजुक बनी हुई है। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में संत विजय दास का इलाज चल रहा है। आग में साधु 80% झुलस चुके हैं। खनन रोकने के लिए बुधवार को साधु ने आत्मदाह की कोशिश की थी और उसके बाद से ही उनकी हालत खराब होती जा रही है। तो एक बार फिर से आपको बता दें, दरअसल ये पूरा मामला खनन को लेकर, अवैध खनन को लेकर है, जिसमें एक साधु ने किस तरह से आत्मदाह किया वो तस्वीरें हम सब ने देखी थी। बुधवार की एक घटना, और इस बारे में बात करना बेहद जरूरी है क्योंकि राजस्थान के भरतपुर में आत्मदाह की कोशिश करने वाले संत विजय दास की हालत बेहद नाजुक है। राजस्थान के भरतपुर में आत्मदाह की कोशिश करने वाले संत विजय बाबा की हालत बहुत नाजुक बनी हुई है। जयपुर से आज दिल्ली उन्हें रेफर किया गया। जयपुर से दिल्ली तक ग्रीन कॉरिडोर बनाकर एम्बुलेंस से विजय बाबा को दिल्ली में सफदरजंग अस्पताल में शिफ्ट किया गया। $749 हेक्टेयर जमीन के लिए 551 दिन चले आंदोलन और एक साधु की आत्महत्या की कोशिश के बाद आखिर प्रशासन भी जागा, मांगे भी मानी और आंदोलन भी खत्म हुआ।
लेकिन ये सब तब हुआ जब एक साधु ने खुद को आग के हवाले कर दिया है। संत समाज कृष्ण की क्रीड़ा स्थली कही जाने वाली भरतपुर के आदि बद्री और कनक जल में लगातार हो रहे खनन के खिलाफ आंदोलन कर रहा था। आंदोलन को 550 दिन हो गए, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई सुध नहीं ली गई, जिसके बाद एक संत नारायण दास धरना स्थल के पास ही खड़े टावर पर चढ़ गए और आंदोलन में शामिल उनके एक और साथी संत विजय दास ने खुद को आग के हवाले कर दिया। हाथ में ताना तो चाहिए, तभी तो उतरे महात्मा। जब तक प्रशासन लिख के नहीं देगा, जब तक बाबा नीचे नहीं उतरेंगे। बाबा जी का हम लोग समझाइश कर रहे हैं, गांव वासी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, मिलजुल के साधु संत भी कर रहे हैं, लेकिन उतर नहीं रहे। बोल रहे हैं कि हमको जब तक से लिख कर नहीं मिलेगा तब तक से नहीं उतरेंगे।